वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको सिलेक्शन इन रिक्रूटमेंट वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। उसमें हमने फैक्टर अफेक्टिंग किए थे, फिर पर्पस क्या था, फिर ऑब्जेक्टिव किए थे, उसके बाद फिर उसके हमने प्रोसेसिंग किए थे, फिर सिचुएशनल फैक्टर अफेक्टिंग किए थे। अब हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स भी किए हैं। अब उसके बाद आते हैं रीसेंट ट्रेंड्स। देखिए रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं। ई रिक्रूटमेंट क्या एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंप्राइजिंग इंटरनेट है जो असिस्ट करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, जो ऑर्गेनाइज एडवर्टाइज करती है जॉब वैकेंसीज पे या वेबसाइट्स पे जॉब सीकर्स के लिए। तो वो फॉर्म फिल कर देते हैं वेबसाइट पे और अपना बायोडाटा सेंड कर देते हैं ईमेल आईडी के थ्रू। तो जॉब सीकर्स अपना बायोडाटा प्लेस कर देते हैं ठीक है, जो भी प्रोस्पेक्टिव आया था, जो डिपेंड करता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो एट्रैक्ट उन्हें एडवर्टीजमेंट लगेगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपना बायोडाटा ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो लो कॉस्ट एम्प्लॉयज़ है एज वेल एज एम्प्लॉयर्स के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। 24/7 अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इंटरमीडिएट, आपका टाइम भी कम बचता है और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है आपको अच्छे टाइम में, अच्छे मतलब कम टाइम में। जो रिक्रूटमेंट राइट स्किल सेट हो जाता है उन पीपल्स का, और जो एफिशिएंसी है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की वो भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट रिसेंट ट्रेंड होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग होता है डेलीगेशन, मतलब किसी चीज़ को डेलीगेट कर देना। तो जो फंक्शंस होते हैं कंपनी के रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो एक्सटर्नल सर्विसेज को प्रोवाइडर करते हैं, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो सारे चार्ज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज के लिए। तो हम इनको नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो फर्म है आपको हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि इनिशियल स्क्रीनिंग हो कैंडिडेट्स की अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के अकॉर्डिंग हम टैलेंट क्रिएट कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो आउटसोर्सिंग फर्म है वो साथ साथ डेवलप करती है ह्यूमन रिसोर्स पूल का भी, कि हमारे पास बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं। साथ ही साथ आपका जो मोस्ट अवेलेबल पर्सनल वेरियस कंपनीज़ में उसके एज पर देयर नीड्स भी क्रिएट कर देती है। तो एडवांटेजेस क्या क्या हुए, जो सेविंग है, आपका टाइम सेविंग रिसोर्सेज बचते हैं, फुलफिलमेंट हो जाती है एच आर रिसोर्सेज की, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और कॉम्पिटिटिव को हमारा एडवांटेज भी है। फ्रीडम है आपको कंसंट्रेट, मतलब जो लेवल है एचआरएम का वो स्ट्रैटेजिक है। फ्रीडम फ्रॉम सैलरी नेगोशिएशन, और जो अनसुटेबल कैंडिडेट वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। बेटर क्वालिटी ऑफ अपॉइंटेड स्टाफ होगा, और साथ ही साथ जो आपका बेस्ट पर्सनल है वो भी आपको प्रोवाइड होगा थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाता न्यू टैलेंट से, जो डिप्लीशन है एबिलिटी टू डेवलप कंपनी के इन हाउसिंग एम्प्लॉयज़ की वो नहीं हो पाती है, चैलेंजेस कम है, और जो मोरल है एम्प्लॉयज़ का वो नीचे का नीचे हम उसको बूस्ट नहीं कर पाते हैं, और जो ओवर यूज़ आउटसोर्सिंग है वो ज़्यादा बढ़ चुका है अब कंपनी में। तो इस वजह से हम काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है पोचिंग एंड रेडिंग ओके। हाँ, तो इसमें क्या है कि हम पर्सन्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ रेप्यूटेटेड कंपनीज़ में, ताकि वो सेम इंडस्ट्री से आए। हम उन्हें हाई पैकेज ऑफ ओवर इन्वेंसिव देते हैं कि बेटर जो हमारा अभी बेटर बनाने के लिए, बेटर एम्प्लॉय उसको बनाने के लिए, जो भी नॉर्मल प्रैक्टिसेस होती हैं बिजनेस की उन्हें अनएथिकल कंसिडर कर देते हैं, ताकि हम बेनिफिट्स दें एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ट्रेन हो, डेवलप हो और एक्सपीरियंसड हो सम अदर कंपनी में। क्या होता है कि जो बेसिकली एक कंपनी बी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ए है, बी में एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनको काफ़ी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उस पर्सन की वजह से, तो हम उस पर्सन को हाई पैकेज, हाई बेनिफिट, हाई इंसेंटिव्स देके अपनी कंपनी में बुला लेते हैं, ताकि जो उसकी जो स्किल और एक्सपीरियंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के काम आ सके। हम उसको कहते हैं पोचिंग एंड रेटिंग। इसके बाद आता है बूमेरैंगिंग क्या होता है, इंस्टाग्राम वाला नहीं, ठीक है। तो एक जस्ट लाइक जो पर्सन थ्रू आउट, मतलब होता है कि ब्रिंगिंग बैक द बेस्ट फॉर्मर एम्प्लॉयज़। क्या होता है, जो हमारे पास्ट जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं या फिर फॉर्मर जो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर रिटायर्ड होने वाले, उन्हें एक्सटेंशन देके बुला लेते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस हमारे काम आते हैं, पर हमको उनको हायर पे देनी पड़ती है। ये चीज़ें आएंगी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज के पार्ट्स में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसे और क्लियर हो जाएगा। हम उन्हें बेटर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दे सकते हैं, ताकि जो उनकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है वो गेन हो, और हमारे जो फॉर्मर कंपनीज है वो हमें काम आए। ठीक है। अब एक बार मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज भी देख लेते हैं, उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं। सो देखिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट, वेन एवर देयर आर वैकेंसीज in every organization, they are advertised through different level and media, and according the applicants
आर कलेक्टेड टू द वैकेंट पोस्ट, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपनी खाली सीट्स को भर लेते हैं। जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ इन्वाइटिंग मोर एंड मोर एप्लीकेशन फॉर द एडवर्टाइजिंग जॉब्स आर कॉल्ड रिक्रूटमेंट। जितने एम्प्लॉयज़ को हम बुलाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रिक्रूटमेंट होगा। दैट टू टाइप ऑफ सोर्सेज, इंटरनल मेथड एंड एक्सटर्नल सोर्स। सबसे पहले हम कर रहे हैं इंटरनल मेथड। इंटरनल मेथड में सबसे पहले आता है प्रमोशंस। जो प्रमोशंस होता है, प्रमोशन पॉलिसीज पार्ट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। कोई भी एलिजिबल या फिर शोड गुड परफॉर्म कर रहा है, हम उसको कंसिडर करते हैं वैकेंट पोस्ट के लिए। मतलब अगर हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ में जो परफॉर्मेंस है उसको प्रेस करने की नीड है, उसको ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, हम उसका प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, प्रमोशन एक इंटरनल सोर्स का पार्ट है, रिक्रूटमेंट का ही एक पार्ट है। प्रमोशन रिजल्ट इन एनहेंस, मतलब पेमेंट बढ़ जाना, पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, इन सब में बढ़ावा हो जाता है। आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, आपकी पोजीशन भी हायर हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, अथॉरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा डेलीगेट हो जाएंगी। जो प्रमोशन पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट होती है इन टर्म्स, रूल्स, कंडीशन एंड रेगुलेशन में, क्योंकि वो वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, उसके बाद आता है रिटायरमेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज, जो कि अभी आया था बूमरैंगिंग में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बूमरैंगिंग, आप इसे लिख सकते हैं। जो रिटायर पर्सन है, हम उन्हें एक्सटेंशन दे सकते हैं उनकी सर्विसेज में। अगर हमारे पास नॉन अवेलेबल ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स है उस पोस्ट के लिए, हमें ऐसा लग रहा है कि इस पोस्ट के लिए हमें अच्छे खासे एम्प्लॉय की जरूरत है, बट हमें हमारी जो एप्लीकेशन आई है उसमें से अच्छा बेटर एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, तो जो हमारे रिटायर्ड होने वाले पर्सन है, हम उन्हीं को एक्सटेंशन देके उस पर पोस्ट कर सकते हैं। अगर एक्सटेंशन नहीं दे सकते, जो हमारे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ है जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं वेल, हु हैड परफॉर्म वेल ड्यूरिंग देयर टेन्योर, मतलब जब उनका काम था, तो मे बी कॉल्ड बैक, उन्हें हम दोबारा बुला सकते हैं। उन्हें हायर वेजेस इंसेंटिव देने पड़ेंगे, पेड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो फॉर्मर पर्सन है, उनको जो एक्सपीरियंस है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी हाई लेवल का होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर देना। एम्प्लॉयज़ में भी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। अगर कोई पोस्ट वैकेंट है तो ये डन करी जाती है जब कैंडिडेट को नेसेसरी है स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, जब उसे स्किल्स की ज़रूरत है, हमें ये लगता है कि इस पर्सन को ये 2-3 चीज़ें और आनी चाहिए, ये अच्छा कर सकता है, तब उसका हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाउ इंटरनल नोटिस बोर्ड, इंटरनल जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है कि वैकेंट जॉब में लें, तो हम क्या करते हैं, जो वर्क में कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कंपनी में, हम उनको एक स्पेसिफिक एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जॉब के बारे में, ताकि जो उनका बेनिफिट है, जो एडवर्टीजमेंट हमने करी है, कंपनी में सर्कुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग वो अपना पास्ट इंटरनल नोटिस बोर्ड पे दे दे। क्या होता है कि हमारे कंपनी में 50 बंदे हैं, हमें रिक्रूट करने हैं, तो हम उनके बीच में एक नोटिस फैला देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हम रिक्रूट करें, कोई इंटरेस्टेड पर्सन है तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किल और नॉलेज, उस पोस्ट की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसमें रिक्रूट करा जा सकता है, फिल करी जा सकती है वो जॉब। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल मेथड्स। एक्सटर्नल मेथड में सबसे पहले प्रेस एडवर्टीजमेंट। इसमें क्या होता है, जो भी डिटेल होती है वैकेंट पोस्ट की, हम वो शेयर करते हैं मीडिया के थ्रू, मतलब नेशनल न्यूज़पेपर में, ताकि कोई भी डेडिकेट सप्लीमेंट या न्यूज़पेपर हो वैकेंट जॉब के लिए, हम उसमें कर देते हैं। और जो ये पब्लिसिटी वैकेंट पोस्ट देता है, इसमें सारी डिटेल होती हैं जॉब के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, स्पेसिफिम के बारे में, जो कि अवेलेबल कराए जाते हैं पब्लिक इन जर्नल, ताकि जो हमने जिस जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिम दिया है, अगर कोई जॉब एप्लीकेंट उस एडवर्टीजमेंट से अट्रैक्ट हो जाता है, वो अपना बायोडाटा दे सकता है या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, इसको कहेंगे एक्सटर्नल, मतलब कंपनी से बाहर जाके हमने वो लिया। ठीक है, उसके बाद आता है कैंपस प्लेसमेंट। ये इट इज़ अ बेस्ट पॉसिबल मेथड, क्योंकि हम कंपनी से सेलेक्ट करते हैं फ्रेशर्स को फ्रॉम वेरियस एजुकेशनल सिस्टम। जो फ्रेशर्स होते हैं, लाइक MBA करने वाले थे, हम लास्ट सेमेस्टर में जाते हैं ताकि हमें प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। बहुत ईजी और इकोनॉमिकल मेथड है, जो कंपनी ऑफिशियली पर्सनली विजिट करती है वेरियस इंस्टीट्यूशन में, जो स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है जो एलिजिबल है उस जॉब के लिए थ्रू इंटरव्यूज़। तो स्टूडेंट्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अपने आप को प्रूव करने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए उस गुड जॉब के लिए। तो हमें कैंपस प्लेसमेंट ये भी एक बेहतर होता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, कुछ पीपल रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय, ताकि हम एक्सचेंज कर सकते हैं पर्सन। तो ये टाई अप कर सकते हैं जो भी कंपनीज में वैकेंसी सीट पोजीशन है, अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम उन कैंडिडेट को इंटरव्यू सेंड कर सकते हैं, और वो एजेंसी अपना बैकग्राउंड वगैरह कंप्लीट करके स्क्रीन सुटेबल कैंडिडेट्स को हमारे पास भेज देती है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, जो कंपनीज की वैकेंट पोजीशन है वो डू नॉट फॉर एनी एप्लीकेंट, वो कंपनी पर इंटरव्यू से पहले होती है, तो वो सिर्फ
अनाउंस करते कि एलिजिबिलिटी कितनी कंडक्ट है और कितने इंटरव्यू कंडक्ट होंगे स्पेसिफिक डे और टाइम में। मतलब मैंने अनाउंस कर दिया कि आज के दिन में 5 इंटरव्यू लेंगे और इतनी मतलब 12th क्वालिफिकेशन मेरे को चाहिए तो कर दी। तो उसी के अकॉर्डिंग जितने भी वेन्यू पे रीच करेंगे, जो एलिजिबल होंगे उस इंटरव्यू में डायरेक्टली सेलेक्ट हो पाएंगे, उसको हम वो पोजीशन सेट दे देंगे। अगर जो इसकी इमिडिएटली अगर उसको नीड होगी तो मतलब अगर वो कैपेबल होगा उस पोजीशन के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उसको फिल कर देंगे। तो इसको कहते हैं वॉक इन इंटरव्यू। ई रिक्रूटमेंट, जो कि अभी हमने बुक में भी पढ़ा था। तो देयर आर वेरियस जॉब साइट जहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं, naukri.site हो गया, लिंक्डइन हो गया, हम इनके थ्रू अपना करते हैं, जहाँ पे कैंडिडेट अपने बायोडाटा अपलोड्स करते हैं, रिज्यूमे डाल देते हैं। जब रजिस्ट्रेशन मैच करता है आपकी प्रोफाइल से, पोजीशनल अवेलेबल से, उसके अकॉर्डिंग हम आपको लिंक सेंड करते हैं जहाँ पे अपने अप्लाई करा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी नॉमिनल फीस और प्रीमियम मेंबरशिप आपको चार्ज कर देते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ठीक है। कॉम्पिटिटर, व्हेन एनी कंपनी फाइंड अ गुड टैलेंट वर्किंग विद देयर कॉम्पिटिटर, मतलब जैसे कि मैंने बताया था बूमरैंगिंग में, हाँ जी, बूमरैंगिंग में नहीं, सॉरी रेडिंग एंड पोचिंग में बताया था मैंने कि अगर एक कंपनी में दूसरी कंपनी में अगर एक बेटर एम्प्लॉई है, वो अच्छा काम कर रहा है, वो प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है, तो हम उसको हायर पे देके, हायर इंसेंटिव देके अपनी कंपनी में ला सकते हैं, हायर कर सकते हैं। और जैसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ नोन एज हेड हंट्री, मतलब चुरा लेना, हंट करना अच्छे टैलेंट का। ठीक है। बाय ऑफरिंग बेटर टर्म्स एंड कंडीशन, बाय सर्विस एंड स्पेशली सैलरी, प्रमोशन एंड इवन पोजीशन, ये सारी चीज़ें, इन सब का लालच देके हम उसे अपनी कंपनी में ला सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म कर दिया है, ये आपका रिक्रूटमेंट का था। इसके बाद मैं नोट्स डाल दूँगी, इस नोट्स के बाद आपका सिलेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक। नाउ सिलेक्शन क्या है? हम जो रिक्रूट हमने करे हैं, कैंडिडेट जो सेलेक्ट करे हैं, अब रिक्रूट एक पॉजिटिव है तो मोर एंड मोर कैंडिडेट मोटिवेट हो गए जॉब्स को अप्लाई करने के लिए, वैकेंट सीट के लिए। पर सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। अब हमारा एम रहता है कि उन एप्लीकेट में से ऐसे मतलब अच्छे कैपेबल को ही हम सेलेक्ट करें। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस है, जो सुटेबल होगा एप्लीकेंट उसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर, selection is the process in which candidate for employ are divided into two clauses, those who are offered employment or those who are not. According to Donnell, manager selection is logically choosing from among the candidates the one that best meets the position required. मतलब जो पोजीशन के, मतलब जो पोजीशन की रिक्वायरमेंट होगी, जो बेस्ट मीट करेगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, तो एक अच्छा प्रोसेस, इसमें बहुत सारे हर्डल्स हमें क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसको हम सक्सेसिव हर्डल टेक्निक्स भी कहते हैं। तो अब उन टेक्निक्स को देखते हुए हम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। बहुत सारी वैकेंट पोस्ट की हम एडवर्टीजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर में, बहुत सारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम जो रिसिप्ट एप्लीकेशन आती है, पर्सनल इनिशिएट स्टेज होते हैं, सारी एप्लीकेशन को हम स्क्रीन करते हैं बाय दिस डिपार्टमेंट, और जो एप्लीकेंट फुलफिल नहीं करता क्वालिफिकेशन को, हम उसको उस स्टेज पे नहीं लाते। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है सिलेक्शन की, जहाँ पे नंबर ऑफ बहुत लार्ज होते हैं, तो इंटरव्यू हमें ऑर्गेनाइज में करने पड़ते हैं, तो ब्रीफ इंटरव्यू हमें रखना पड़ता है। तो क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन के अबाउट द मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस कितना है, आप कितनी डिमांड करते हो, आपकी प्रोग्रेस क्या है, एज क्या है। तो हम यही जॉब्स बेसिक एंड पर्सन भी हम कंपेयर करते हैं। अगर वो ओवर या अंडर क्वालिफाइड कंपेयर करा जाएगा जॉब रिक्वायरमेंट से, तो वो वीक आउट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव है इस का तो यही है कि अनक्वालिफाइड और अनसुटेबल को हम निकाल देते हैं, बट रिजल्ट यही है कि जो हमें एप्लीकेंट कैपेबल और सुटेबल लगता है, हम उसी को कहते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। जो नहीं होता हम उसको निकाल देते हैं। ठीक है। जो यूज़फुल यही है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देना कंपनी के बारे में, ताकि जो यूज़फुल है बोथ कंपनी और एप्लीकेशन के लिए, हमें उसको अपनी कंपनी के बारे में भी बताना पड़ता है जब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है। ओके।
उस और जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं इस सिलेक्शन के टाइम पे, ताकि जो एप्लीकेंट का टाइम है वो बचे, डिफ़िकल्टी ना हो, और बहुत लंबा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। एप्लीकेशन ब्लैंक्स, जो सच एप्लीकेशन होते हैं वो फाइंड होते हैं, तो हम उनको एक फाइल प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं जो कन्वेंशन और वाइडली प्रैक्टिस्ड होता है, मेथड होता है, जो जर्नल इन्फॉर्मेशन देता है आपको एप्लीकेंट, ताकि आप फिल कर सको, और एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है सिलेक्शन प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस हम ये भी देखते हैं कि एप्लीकेंट सुटेबल है जॉब के लिए नहीं है। ब्लैंक एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ, रेफरेंसेज, मिनिमम वेज एक्सेप्टेबल, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन फॉर्म में होती हैं और ये रेलिवेंट होते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। डिफरेंट ऑर्गेनाइज में डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, पर कुछ ऑर्गेनाइज में ब्रीफ एप्लीकेशन होते हैं क्योंकि वहाँ पे डिटेल और रेलिवेंट ही मांगते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइज में डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, डिफरेंट पोस्ट के लिए भी होती है। ये नहीं कि डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, नहीं, पोस्ट के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद आता है रिटर्न टेस्ट। आपको रिटर्न टेस्ट भी अरेंज करा जाता है एप्लीकेंट्स के लिए, ताकि हमें चले कि वो कितना सुटेबल है, लाइक पर्सनैलिटी, अचीवमेंट, एबिलिटी टेस्ट, उनको चेक करने के लिए, और यही सारे इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें देखा जाता है कि एप्लीकेंट सुटेबल है या नहीं। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होता है कि हम ये चेक करते हैं कि वो कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऑप्टिमम कैपेसिटी है, डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता, सोशल लाइफ और नेचर के बारे में कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये देख सकते हैं कि एप्लीकेंट कितना हेल्दी पर्सनैलिटी का है या नहीं है। अचीवमेंट टेस्ट, इस कहते हैं हम एफिशिएंसी, ये कंडक्ट किया जाता है कि हम एफिशिएंसी स्किल जान सके उस पर्सन की। फॉर एग्जांपल, अगर एक कैंडिडेट पोस्ट सिनेरियो है, टाइप ऑफ टेस्ट है, तो वो कितना है, मतलब वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, वो ट्रक ड्राइवर को कैसे करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। इंटरेस्ट, इसमें उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, वो कौन कौन से काम कर सकता है, कौन कौन से काम नहीं कर सकता, ये टेस्ट को चेक किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें ये देखा जाता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है और जॉब्स को लर्न करने की, उसके एक्सपीरियंस के अलावा। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इसमें क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा रिटर्न टेस्ट को, हम उसका इंटरव्यू लेंगे, और इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्शन टेस्ट का। इसमें मेथड करके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंडक्ट और क्वालिटीज़ चेक करते हैं एप्लीकेंट की, और जो इंटरव्यू का एम यही होता है कि इन्फॉर्मेशन निकालना कैंडिडेट की, जितनी हम उस एप्लीकेशन ब्लैंक में रह गई थी और रिटर्न टेस्ट में रह गई थी, और जो भी पर्पस होता है वो इंटरव्यू बोर्ड पे ही होता है, और जो सिलेक्शन करता है उस ऑफिसर बोर्ड की, यही जानता है कि उसके वो कितना कैपेबल है इंटरव्यू देने वाला और कितना कैपेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू एल्फोर्ड एंड ब्यूटे, द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज़ फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सुटेबिलिटी और एप्लीकेंट, वो कितना सुटेबल है उस जॉब के लिए और ऑफ द जॉब ऑफ फॉर द एप्लीकेंट, और वो जॉब एप्लीकेंट के लिए, ठीक है। यही नहीं कि जॉब के लिए इंसान अच्छा है, नहीं, ये जॉब अच्छी है या नहीं इंसान के लिए, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। रेफरेंसेस चेक, जो भी एप्लीकेंट आस्क करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अपना नेम और एड्रेस देने के लिए, उसमें 2 रेफरेंसेस होने बहुत ज़रूरी है, ताकि एक एक्स एम्प्लॉयर और टीचर, फ्रेंड्स, ताकि हमें पता चले, ताकि हम कांटेक्ट कर सकें उनके रेफरेंसेस, ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिले एप्लीकेंट्स के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन, जो एप्लीकेंट है सेलेक्ट करते हैं, फिजिकल फिटनेस भी देखी जाती है। कई बार क्या होता है कि वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ और कैरी देखी जाती है, ताकि टेस्ट कर सके वो कितना एफिशिएंट है, कैपेसिटी है उसको जॉब करने की। कई बार एग्जामिनेशन इवैल्यूएटिव होता है, मतलब अनहेल्दी पर्सन उस हैंड ओवर में नहीं हो सकता। लाइक मान लो अगर लकड़ियाँ उठाने का काम है, वो हेल्दी नहीं है, उसमें पावर ही नहीं है 2-3 किलो बोझ उठाने की, तो फिर वो कैपेबल ही नहीं है उस काम को करने के लिए। अगर उसे कोई डिसीज है तो हम उसे दूर रखेंगे, अवॉइड करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जान सके कि अप्रूवल ज़रूरी है डॉक्टर का कि ही इज़ एबल और नॉट डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब और नॉट। फाइनल डिसीजन होता है लाइन मैनेजर का, कि जो एप्लीकेंट है सारे हर्डल्स पास कर ले, अप्रूवल देना, फाइनल डिसीजन सेलेक्ट करना उसको, तो ये एप्लीकेंट का ही मैनेजर का ही काम होता है कि एप्लीकेंट को काम करना है, उसके अंडर काम करना, तो वो सारी लाइन अप कर देता है। प्लेसमेंट, उसके बाद हम सुटेबल एप्लीकेंट को वर्क दे देते हैं आफ्टर सिलेक्शन, और उस प्रोसेस में यही काम होता है कि हम उसको प्लेस कर देते हैं, और राइट पर्सन को राइट जॉब पे ही आप प्लेस करते हैं, कोई भी, ताकि लेस एक्सेंटिव हो, लो रेट ऑफ एक्सीडेंट हो, और अपने एम्प्लॉयज़ का मोरल भी बूस्ट हो, ठीक है। अब देखिए जो मैंने लिखा हुआ है सिलेक्शन का प्रोसेस, अब मैंने बुक वाला एक्सप्लेन कर दिया, अब मेरे वाला पढ़ लीजिए। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखा, आपको ईजिली कवर अप हो जाएगा। सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द, ठीक है, द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजिशन और द फ्यूचर पोजिशंस। गॉट इट?
ठीक है। नाउ पहला स्टेप आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये फर्स्ट स्टेप होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं हम इस स्टेप में। जो भी अनडिजायरेबल एप्लीकेशन होता है उसको वीक आउट कर देते हैं, मतलब उनको निकाल देते हैं जो कैपेबल नहीं है। ये प्रोसेस जनरली वहाँ कंडक्ट जहाँ पे लो लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन हो, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये शिफ्ट करता रहता है अनक्वालिफाइड और नॉट डिजायरेबल एप्लीकेंट्स को। जो अनक्वालिफाइड है उनको निकाल देता है और जो डिजायरेबल है उनको रख लेता है। जो HR मैनेजर है यही कंसंट्रेट करता है कि अदर एप्लीकेंट को विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको जॉब मिल जाए। ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये सेकंड स्टेप है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत डाउनलोडेबल एप्लीकेशन फॉर्म देती है नेसेसरी डिटेल के साथ और ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देती है। उस फॉर्म के थ्रू आपको बेसिक चीज़ें पूछ जाते हैं, एजुकेशन, क्वालिटी, एक्सपीरियंस एंड एज। उसके साथ आपको नेसेसरी डिटेल्स भी बताई जाती हैं। फिर एप्लीकेशन फिल्ड करी जाती है स्क्रीनिंग कमेटी पे, और फिर उसकी डिटेल्स और कॉल्स करी जाती है उस कैंडिडेट को सिलेक्शन टेस्ट के लिए। यही पर्पस होता है कि कम टाइम में कम पैसे में हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर ले और उन्हें कॉल करके नेक्स्ट राउंड के लिए बुला ले। ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट, जो पर्पस है एम्प्लॉयमेंट्स का टेस्ट लेने का यही है कि उन्हें डिटरमाइन करे कि कैंडिडेट के अंदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के अलावा और कितनी एबिलिटीज़ हैं, कितने अप्रोप्रिएट सूट करता है उस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बुक में। तो इंटेलिजेंट टेस्ट, टेक्निकल टेस्ट, एप्टीट्यूड एंड साइक्रोमेट्रिक टेस्ट। उसके बाद आता है सिलेक्शन इंटरव्यू। अब कैंडिडेट्स ने सारी अपने खुद दे दी है इंटरव्यू पर्सनली। अब इंटरव्यू के थ्रू हम इंडिविजुअल और पैनल को जानते हैं। जनरली ऑफिसर जो टॉप मैनेजर के होते हैं वही लेते हैं। जो कैंडिडेट है उसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके एक्सपीरियंस और अनदर जॉब के बारे में, फैमिली के बारे में, बैकग्राउंड क्या है, उनका इंटरेस्ट के बारे में, जिससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है उस जॉब के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है चेकिंग बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस। एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस हमें कंपनी मांगती है आपसे, ताकि हम उस कैंडिडेट से ताकि हम उस रेफरेंस चेक से हम क्रॉस चेक कर सके, इन्फॉर्मेशन ले सके उस कैंडिडेट के बारे में, उस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं। जब कंपनी कांटेक्ट करती है उन पीपल से बेटर अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए उस कैंडिडेट के पोटेंशियल के बारे में, तो उससे हम इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं इंटरव्यू में, और उस एप्लीकेशन के बारे में जान भी सकते हैं, एप्लीकेंट के बारे में भी जान सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल टेस्ट। जब एग्जामिनेशन होता है डिटरमाइन करना पड़ता है अपने को कि फिजिकल फिटनेस कितनी है, जॉब परफॉर्मेंस के लिए एसेंशियल कितना है। जब भी हम जॉब ऑफर करते हैं, कंडीशन और सक्सेसफुली करते हैं, एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट सबमिट करा सके ऑथराइज डॉक्टर को, ताकि जो पैनल है कंपनी का वो बना रहे लिस्ट में। उसके बाद हम जॉब ऑफर करते हैं। इंडिविजुअल अपने सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं, जो भी उनके प्रोसीडिंग स्टेप्स होते हैं कंसिडर करा जाता है, जो भी एलिजिबल है। हम जॉब ऑफर करते हैं, लाइक जॉब ज्वाइनिंग डेट क्या है, सैलरी पैकेज क्या होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं। लेटर ऑन वो जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं तो वो बहुत डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और हम ये भी कंफर्म करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग आज से है। ठीक है। तो ये था जॉब सिलेक्शन प्रोसेस इन माई लैंग्वेज और इन माई वर्ड्स, जो मैंने गूगल से पढ़ा और अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बैरियर्स क्या होते हैं इफेक्टिव सिलेक्शन में? परसेप्शन। हर एक पर्सन का अलग अलग परसेप्शन होता है, डिफरेंट होता है। हर एक पर्सन की अलग मेंटल, इमोशन, फिजिकल मेकअप होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को उस जॉब के लिए, क्योंकि जो भी एबिलिटी होती है उस कैंडिडेट की, हम डिफरेंटली 2 डिफरेंट इंटरव्यूज़ होते हैं। लिमिटेड पर जजमेंट एबिलिटी होती है उस इंडिविजुअल की, ताकि हम ऑब्जेक्टिव अटेन कर सकें। फेयरनेस, जो फेयरनेस है सिलेक्शन की, इंडिविजुअल के अंदर इतनी नहीं होती, वो डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रेस, जेंडर के नाम पे। तो ये अनकॉमन डिस्क्रिमिनेशन है जब हम सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को। तो कॉमनली जो ग्लास सीलिंग एग्जिस्टेंस है वुमेन की, वो भी रिमूव कर दी जाती है। तो एज अ रिजल्ट वो जो व्यूमेन है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं टॉप पोजीशन कॉपरेट करके, और जो लेस प्रिविलेज सेक्शन है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं। वैलिडिटी, जो सिलेक्शन टेस्ट होता है वो वैलिड होता है। हम यही देखें कि जॉब परफॉर्मेंस कितनी प्रिडिक्ट करी जाती है कि वो जॉब परफॉर्मेंस एम्प्लॉय को ही मिले। अब वैलिड टेस्ट फॉर डिफरेंशिएट करता है कि एम्प्लॉय में कितना परफॉर्म अच्छे से वो कर सकता है और कितना नहीं। वैलिड टेस्ट ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि सक्सेस एक्यूरेट कितनी होगी या कितनी नहीं, बट वो डिपेंड करती है फ्यूचर में। बट हाँ, लॉट ऑफ वेरिएबल्स आते हैं जो कि हम पॉसिबली नहीं बता सकते अभी, बट फ्यूचर के लिए कवर्ड कर सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस में। तो इट कैन बी ओनली इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब पॉसिबिलिटी की सक्सेस काफ़ी बढ़ा देता है। रिलायबल,
रिलायबल मेथड है, क्योंकि जो भी हम सिमिलर सिचुएशन रिपीट होते हैं हम उसमें ये कंसिडर कर सकते हैं एज अ रिजल्ट, और जो भी फेल होते हैं फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस के, उसका एक परसेप्शन बना लेते हैं, वो रिमेन अनसर्टेन ही रहता है। हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो फ्यूचर में भी अच्छा ही काम करेगा। अगर वो आज अच्छा काम करे फ्यूचर में कर सकता है, बट फ्यूचर अनसर्टेन, क्या पता उसको वो काम ना आए, तो हम ऐसे पूरा रिलेबिलिटी नहीं होगा। प्रेशर भी होता है सिलेक्शन के लिए, एज वेल एज अननोन पीपल होते हैं फ्रेंड रिलेटिव्स के बारे में, तो सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और हम ये नहीं कह सकते कि वो बेस्ट सूटेबल होगा कैंडिडेट के लिए, कई बार वाइडली इफेक्ट नहीं हो पाते। और जो गवर्नमेंट पोस्ट है वो अंडर प्रेशर भी ली जाती है, मतलब गवर्नमेंट ने रिजर्व करी होती है तो हमें उन्हें लेना ही पड़ता है एज अ प्रेशर। तो हम नहीं कह सकते कि वो लॉयल रहेगा हमारी कंपनी के साथ, ठीक है। तो इसी के साथ आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है, चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में, या फिर जो मैं करा चुकी हूँ आपको पहले वाले चैप्टर, कोई भी डाउट हो 1 to 4 चैप्टर में, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे, मेरे टेलीग्राम के यूज़र नेम के थ्रू, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कहीं भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका 50% सिलेबस भी कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी टू। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। सो अभी के लिए बाय।